नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले पर सुनवाई के लिए एक लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया गया था, जिसकी सुनवाई हो नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली जो है कल के लिए मामला लिस्टेड हो चुका है। और कॉज लिस्ट यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले दिखाएंगे। तो यहाँ पर अपील संख्या है 868 ऑफ 2022। लिस्टिंग एप्लीकेशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ललित कुमार एंड अदर्स के नाम से याचिका पड़ी है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन एंड अदर्स। कल अगर इस मामले पर अगर फाइनल सुनवाई अगर हो जाती है और अगर इसमें राहत मिल गई तो फिर आपके मामले पे यानी 69,000 आरक्षण मामले पर 27-21 बात कर लें, या फिर 6800 की जो नियुक्ति का मामला है, जल्द जो है ये मामले पर भी सुनवाई की जा सकती है। जिस तरह से आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से मामले पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही, बीच में 2-3 बार डेट भी पड़ती है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। तो मामले पर सुनवाई होगी, मामला फाइनल होगा, तभी कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। यहाँ पर एक आपको हम IGRS पर की गई शिकायत का एक आपको शासनादेश दिखाना चाहेंगे, जिसमें आप देखेंगे जो भी चीज़ें बाकी आपसे चीज़ देख लीजिएगा, पूरी डिटेल्स है, कितनी नियुक्ति हुई है, किस कैटेगरी में, किस प्रकार से। और उसके बाद आप देखेंगे फिर यहाँ पर एक नवीन 6800 की चयनित अभ्यर्थियों की जो एक सूची जारी की जाती है, उसमें आप देखेंगे कि एक विशेष अपील संख्या 79 ऑफ 2020 आलोक कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इससे अन्य संबंध अन्य विशेष अपीलों में सुनवाई के समय दिनांक 10/1/2022 को 6800 नवीन चयनित अभ्यर्थियों हेतु पद के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई कि क्या ये पद 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों से भरे जा रहे हैं। तो माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया है कि यह पद 68,500 शिक्षक भर्ती से नहीं लिया गया है इन पदों को, बल्कि ये 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का ही भाग है। संप्रति प्रश्नगत याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। देखिए, जो महिलाओं का और साथ ही साथ जो एक दिव्यांग आरक्षण वाला आप देखेंगे एक शासनादेश पहले न्यूज़पेपर में आया था ये चीज़ें, उसके बाद फिर एक शासनादेश 5-1 वाला भी हम सभी को देखने को मिला था। तो महिला आरक्षण में 20% से ज़्यादा सिलेक्शन होने, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण में प्रावधान होता है दिव्यांग और महिलाओं के रिजर्वेशन में कि अगर जितने आरक्षित सीटें उनके लिए होती है, अगर उससे ऊपर अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका आरक्षण पूरा मान लिया जाता है। और एक महिला आरक्षण को लेकर के याचिका भी बढ़ी थी 2020 में, लेकिन वह याचिका कोर्ट से खारिज भी हो गई थी। दिव्यांग आरक्षण वाला मामला अभी भी 13/156 के साथ चल रहा है, जबकि आप देखेंगे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो है कुछ सीटें इसमें जोड़ करके थर्ड काउंसलिंग करवाई गई थी और सरकार ने हलफनामा लगाया था कि हमने जो है दिव्यांग आरक्षण पूरा कर दिया है 4%। इसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग को लेकर के भी एक याचिका पड़ी थी, किस समय 2020 में, और अभी तक वह मामला चल रहा है। इसके अलावा हमने आपको एक रॉबिन सिंह वाली आपको एक और हमने अपील आपको दिखाई थी, जो 6800 के खिलाफ उन्होंने फाइल की थी, जिसकी सुनवाई मई में होने वाली थी, हो नहीं पाई, फिर जून में हुआ नहीं, फिर उसकी भी सुनवाई होनी है आगे। इसमें सीधे सीधे यही बोला गया था कि जो पहले एक बार यूपी टेट या सीट जिसमें फ़ायदा ले चुके हों तो दोबारा से उनको जो है यानी फिर से उन्हें पासिंग मार्क का फ़ायदा नहीं दिया जाना चाहिए था। मतलब जो 90 से लेकर के 96 के बीच में पास होकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको अनारक्षित की सीटों पर ओवरलैप न कराया जाए, ये मुद्दा ओवरलैपिंग वाला बनाया गया था। और इसी के साथ साथ EWS वाला, हालांकि ये मुद्दा उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी वो मामला भी अभी चल रहा है कोर्ट में। फिर ये सब आप सभी ने देखा होगा शासनादेश 5 जनवरी 2022 वाला जो शासनादेश था, जब वो लिस्ट आपकी जारी हुई थी 6800 वाली, ठीक है। तो देखिए उस दिन महिला आरक्षण या फिर दिव्यांग आरक्षण से केवल कंफ्यूज एक तरह से सब लोग हो रहे थे, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, जो आरक्षण पूरा नहीं हुआ था उस आरक्षण को 6800 में पूरा किया गया हो तो थोड़ा सा उसमें सब लोग अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी गवर्नमेंट अगर चाहती तो सभी मामलों का निस्तारण किया जा सकता है न्यायोचित तरीके से। इसमें आप देखेंगे, हालांकि ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख चुके होंगे, इसमें 20% जो महिला आरक्षण है और दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थियों का क्षैतिज आरक्षण है दिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने एवं नवीन चयन सूची प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। मतलब एक तो जो आरक्षण की विसंगति हुई है, कोर्ट ऑर्डर में भी उसको मेंशन करवाया गया था OBC SC की या ST की। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट थी, प्लस इसमें जो है SC की सीटें।
तो उसमें फिर कुछ आप देखेंगे सीटें विशेष आरक्षित वर्ग वाली है, और 6800 में महिला अभ्यर्थी भी तो है। ऐसा तो नहीं कि 6800 में केवल मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट भी है, महिला अभ्यर्थी भी हैं। क्योंकि अलग से कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है, क्षैतिज आरक्षण में आरक्षण को पूरा होना आवश्यक होता है, ये उसमें देखा जाता है। तो उसी पर एक परामर्श भर मांगा गया था। तो इसमें अब पता नहीं लोग चीज़ों को इस प्रकार से क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें नहीं पता। या फिर आप देखेंगे कि इसी में कुछ नई याचिका भी डालने की तैयारी चल रही है कि हम महिला आरक्षण में एक नई याचिका डालेंगे, या जो कुछ भी चीज़ें हो सभी को अपने हिसाब से चीज़ों को देखने का, एक्सप्लेन करने का, कोर्ट में जाने का या फिर न्याय पाने का, न्याय मांगने का उनको अधिकार है। हमारा काम केवल आपको जो भी चीज़ें हैं, आपको सभी को, हमारे लिए आप सभी एक समान हैं, सामान्य वर्ग के हों, आरक्षित वर्ग के हों, आपको जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बतानी है। बाकी ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैं इसको फिर से यहाँ पर पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप ना जानते हो। बाकी कोई भी अगर आपको इसमें सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 20% के आधार पर महिला क्षैतिज आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण में क्या होता है कि इसमें एक तो होता है ओवरलैपिंग वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसमें यूआर की सीटों पर जनरल तो फाइट करेंगे प्लस ओबीसी, एससी, एसटी और अब ईडब्ल्यूएस, ये सभी अगर मेरिट में आते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ओवरलैप करते हैं, ये प्रावधान होता है। और एक आपका क्षैतिज आरक्षण जिसमें अपने कैटेगरी में ही इर्द गिर्द घूमना होता है, और इसमें अगर आपकी उतनी सीटें भर जाती हैं जितना होता है प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान, तो आपका आरक्षण वहाँ पे पूरा मान लिया जाता है, फिर उसमें कोई अलग से आरक्षण नहीं दिया जाता है। यदि चयन करते समय अनारक्षित श्रेणी में 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में 10, ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका दूसरा पेज देख लेते हैं। अनुसूचित में 5 एवं अनुसूचित जनजाति में 5 अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो क्या महिला आरक्षण पूर्ण माना जाएगा? फिर यहाँ पर देखिए क्या इसमें परामर्श मिला है कि यदि 100 पदों के सापेक्ष 20% के आधार पर महिला क्षैतिज आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित होते हैं, यदि चयन करते समय अनारक्षित श्रेणी में 0, अन्य में ओबीसी में 10, एससी में 5, एसटी में 5 अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो महिला आरक्षण पूर्ण माना जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के चाहे जैसे ये 20% सीटें भरनी चाहिए, ये आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें ये निर्भर नहीं करता है कि आप किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, ओवरऑल देखा जाता है। क्षैतिज आरक्षण का मतलब यही होता है, ओवरऑल देखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा गया था क्या महिला अभ्यर्थियों का चयन ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी यूआर अन्य पिछड़ा वर्ग एससी एसटी के आधार पर किया जाएगा? तो यहाँ पर लिखा है महिला अभ्यर्थियों का चयन ऊर्ध्वाधर आरक्षण अर्थात श्रेणीवार अनारक्षित ओबीसी एससी एसटी के आधार पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। तो वही है ना, चीज़ों को लोग इतना ज़्यादा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देते हैं कि गलत चीज़ें, गलत जानकारी ही सबको पहुंच जाती है। क्षैतिज आरक्षण में होता है कि जिसकी जितनी सीटें निर्धारित होती है वो अपने ही कैटेगरी में फाइट करता है, कभी भी वो दूसरी कैटेगरी में ओवरलैप नहीं करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर में ओवरलैप होते हैं। मैं इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपको पूरा जो भारत में आरक्षण का नियम है, क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण ये दोनों एक साथ चलते हैं, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बता दूंगा। या फिर आप ऐसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे बढ़िया अच्छे खासे। या एक आप देखेंगे विकास देवी कीर्ति सर है, आप सभी लोग जानते हैं उनको, आप उनका एक वीडियो देख लीजिएगा, उन्होंने भी बताया हुआ है, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है किस प्रकार से कैसी चीज़ें होती हैं। खैर उसमें थोड़ा बहुत राज्य अपने हिसाब से प्रावधान भी करते हैं, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के तहत तो कुछ उसमें चीज़ें और उसमें हैं, ठीक है। और बाकी आप चीज़ें देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक हम लाइन और पढ़ना चाहते हैं, यदि दिव्यांग श्रेणी से संबंधित कोई अभ्यर्थी अपने मेरिट के आधार पर यूआर में चयनित होने पर क्या उनके चयन को यूआर में माना जाएगा या उनके संबंधित क्षैतिज आरक्षण हेतु निर्धारित पद से घटाया नहीं जाएगा? उसे उसकी संबंधित क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में चयनित मानते हुए क्षैतिज आरक्षण हेतु निर्धारित पद में से एक पद कम किया जाएगा। तो यहाँ पर जवाब आया है कि दिव्यांग श्रेणी में संबंधित कोई अभ्यर्थी अपने मेरिट के आधार पर यूआर में चयनित होने पर उनके चयन को यूआर के पद पर चयनित माना जाएगा, उनके संबंधित क्षैतिज आरक्षण हेतु निर्धारित पद में से नहीं घटाया जाएगा, ठीक है। जबकि आप देखेंगे क्षैतिज आरक्षण में क्या होता है कि अपनी कैटेगरी की सीटें उनकी भरनी चाहिए, चाहे जैसे भरे हो, अगर वो सीटें भर गई है तो उसके बाद उनका आरक्षण वहीं पर पूरा मान लिया जाता है। यूआर चूँकि सबके लिए खुला होता है, फिर वहाँ पर जो मेरिट में आते हैं अपना वहाँ पे उनका सिलेक्शन होता है। तो ये कुल मिलाकर के मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती से। और यहाँ पर एक अपडेट में और देना था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित।
जितने भी हमारे भाई बहन एडेड जूनियर वाले हों, साथियों, विभाग की लापरवाही कहिए या फिर उदासीनता कहिए या फिर सरकार की उदासीनता कहिए, हमारी भर्ती में इतना ज़्यादा इन लोगों ने समय लगा दिया है। धीरे धीरे यहाँ पर 2 साल ये लोग पूरा कर देंगे ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि 1.5 साल से तो ज़्यादा समय अभी हो रहा है। अभी तो संशोधित परिणाम भी घोषित नहीं किया गया, उसके बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होगी आगे। इसके अलावा अभी इसमें और भी हम लोग केवल ये सोच रहे हैं कि प्रत्यावेदन वाला मामला यहाँ पर निस्तारित हो जाए तो भर्ती हम सबकी तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, ये तो हम आप उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी इसी में ऑफलाइन वाला रिजल्ट है, तो इसी में इनवैलिड सब्जेक्ट सीरीज, आखिर वो मैटर भी तो कोर्ट में है। भले ही उसमें कोर्ट ने ऐसा कहीं ना बोला हो कि अंतिम आदेश के अधीन होगी भर्ती, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर मान लीजिए बीच में कोई सुनवाई होती, हियरिंग होती, उसकी वजह से फिर डिले हो सकता है। तो अगर ये लोग चाहते तो सभी मामले महीना 2 महीना 4 महीना में, ये लोग तो काउंटर ही नहीं लगा पाते हैं। 6-6 महीने 7 साल भर फिर देखते हैं कि लेटर जारी करना होता है शासन को कि आप लोग काउंटर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों मामले पेंडिंग है। जब उसमें अवमानना या फिर उसमें वारंट जारी हो जाता है, जैसे आप देखेंगे प्रत्यावेदन वाले मामले में 4-5 महीने मामला वैसे ही चलता रहा, कुछ उन लोगों ने किया ही नहीं। जब वारंट जारी किया गया, आदेश में आया कि अगर आप अब उपस्थित नहीं होते हैं, नहीं जवाब आता है तो हम आपके खिलाफ वारंट जारी करेंगे। पीएनपी सचिव को भी बोला गया था, फिर बेसिक सचिव को भी बाद में बोला गया था। तब जा कर के इन लोगों ने कोर्ट की जो भी आदेश थे उसके अनुपालन में शासनादेश जारी करवाते हुए एक समिति बनाते हुए रिजल्ट पर कार्य करते हैं, और रिजल्ट आज तक जारी नहीं करते हैं। हमारे पास इतने लोगों का रिजल्ट बनाना है, फिर से ये वो करके गलती कैसे हो जाती है। OMR स्कैनिंग में भला कहीं गलती होती है? ये कोई छोटा मोटा मामला तो नहीं था, ये बहुत बड़ा मामला है। एक भी विसंगति नहीं होनी चाहिए थी, या तो फिर यहाँ पर विसंगति करवाई गई जानबूझ करके। देखिए, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बट इस प्रकार की चीज़ें, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि OMR स्कैनिंग में ही अगर गलती होने लगे तो फिर किस प्रकार से रिजल्ट किसी का बनेगा। तमाम भर्तियाँ इसी तरह से नियमों से हो रही हैं, और जो भी चीज़ें हैं इन सब मामलों का जल्द निस्तारण होना चाहिए था। ना तो एक सीटें बढ़ी और ना ही भर्ती अभी तक शुरू हो पाई, और किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। और आप देखेंगे समय समय पर भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इस प्रकार की भी न्यूज़ चलती रहती है। और इस बार ऐसा भी हो सकता है कि इस बार मोर देन 50,000 अभ्यर्थी पास होकर के आ जाए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं 1 नंबर 2 नंबर से जो पास हो जाएंगे 90-97 पर, तो वो संख्या तो ऐड होगी। जो पहले से पास थे उसमें से शायद ही कोई फेल हो, हमारे हिसाब से तो शायद कोई फेल हो, या हो सकता है उनकी संख्या कम हो कंपेरेटिवली, कुछ कह नहीं सकते, बट 50,000 के से भी ऊपर जा सकती है संख्या है। और मेरिट का कोई अनुमान नहीं है। जो लोग कह रहे हैं 73, 74, 72 में या 70 या 71 में सिलेक्शन हो जाएगा जनरल का, तो कोई अनुमान नहीं है मेरिट का। कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम लोग अभी से कितना मेरिट हाई जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीटें बहुत कम होंगी जितने अभ्यर्थी 90-97 पर पास होकर के आएंगे। फिलहाल में साथियों, हमें आगे की अपनी तैयारी करते रहनी है। साथ ही साथ देखते हैं इस भर्ती में कब सरकार की इच्छा होती, कब उन लोगों को लगता है कि नहीं भर्ती अब कर देना चाहिए, कितना और इंतज़ार करवाते हैं, कब तक मामला निस्तारित होता है। पहले एक बार संशोधित परिणाम घोषित हो जाए, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें कुछ स्पष्ट होंगी। तो ये कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट्स थी। पहले 69,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछें, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप प्लीज़ बताएं। वीडियो को आपसे भी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।